हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2014 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन और यह है इसका पार्ट 2। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखिए और इसके बाद ये पार्ट 2 देखिए, क्योंकि इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2017 का कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो इनमें से कौन सी जगह पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर सुंदरबंस। तो इनमें से कौन सी जगह पे है? देखिए, सुंदरबन जो है यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं होते, यहाँ पे जो है डेल्टा है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो है, इनमें यहाँ पे तीनों जगह पे कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं। 4 हमने एलिमिनेट कर दिया। तो देखिए 4 जो है, दो जगह से एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे थे और इसमें भी अगर आपको पता है होगा कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है यहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते थे, वो है ए। ऑलराइट, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सॉइल इरोजन जो होता है इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब सॉइल इरोजन किन वजह से होता है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कहा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है टेरेस कल्टीवेशन, नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन एंड लास्ट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जी, टेरेस कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? जो हमारे माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे ये हम कल्टीवेशन किया जा सके। तो ये जो मेथड अपनाई जाती है ना, यहाँ से उल्टा सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन से, तो ये फर्स्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से जी सॉइल इरोजन होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं ना, वो रूट्स की वजह से जो मिट्टी है उसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं। सॉइल इरोजन कम होता है फॉरेस्ट अगर हो अच्छे से तो। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए तो सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ सकता है। सो इसका सेकंड जो है ये बात सही है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है यहाँ पे तो मतलब मौसम अच्छा होता है तो पेड़ ज्यादा बढ़ेंगे ना, तो इस वजह से ये भी नहीं है। सो हमारा आंसर जो है वो है सिर्फ बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली, ये है इसका आंसर। यहाँ पे आप चाहे तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जी, जो रिवर्सल होता है विंड का, ये कौन से विंड की कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट इज इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन, मॉनसून क्लाइमेट या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो सीजनल रिवर्सल जो होता है ये मॉनसून क्लाइमेट में पाया जाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ही ये होता है मॉनसून क्लाइमेट। तो सीजनल रिवर्सल होता है कि पहले 4 महीने एक डायरेक्शन में विंड होता है और बाद में 2 महीने के लिए रिवर्स होके ये अलग डायरेक्शन में विंड जो है वो बहने लगता है। इसको कहते हैं मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना विंड का, क्लाइमेट, ये यूपीएससी लगभग हर साल ज्योग्राफी में इस पर एक क्वेश्चन पूछता है। तो ज्योग्राफी रिलेटेड ये जो फैक्ट्स है ये अपने अच्छे से कवर कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू। तो ये पंचायतन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए देखिए, इट इज असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, मतलब जो विलेज के, गांव के जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर लोग, उनकी असेंबली होती है पंचायतन, ऐसा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इट इज अ रिलीजियस सेक्ट, नेक्स्ट इज इट इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की ये स्टाइल है, एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। ठीक है, तो इनमें से ये क्या है पंचायतन? जी देखिए, पंचायतन में क्या होता है, सबसे पहले एक सेंट्रल श्राइन होती है और उसके साथ ऐसे 4 बाजू में चार चार श्राइन्स होती है। ठीक है, ऐसे ये 5 श्राइन्स होती है और इस वजह से इसको पंचायतन कहते हैं। जी, सो इसका आंसर है सी, दैट इज ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल है। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा एक मेन श्राइन होती है और बाकी साइड में 4-5 श्राइन्स होती है, तो इस वजह से इसको पंच और यतन मीन्स कंटेनिंग, 5 श्राइन कंटेन करने वाला, ऐसे ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता है। इसमें ये एक फैक्ट है, द हिंदू टेम्पल आर बिल्ड अलोंग वेस्ट टू ईस्ट। देखिए वेस्ट टू ईस्ट क्यों होते हैं? तो जो हमारा सन राइज होता है तो यहाँ से ये जो सूर्य किरण जो होते हैं, मतलब सनशाइन, सनलाइट, ये आ सके जो हमारी कोई भी दैती वगैरह जो अंदर है गॉड उसके पास, तो इस वजह से ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। और बाकी जो कोई 4 श्राइन्स होती है ये कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ये बाकी 4 जगह पे 4 श्राइन जो है वो होती है। इसको कहते हैं पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25th। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित एंड सुबनसिरी। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती है, ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए क्या है ना कि हमने इसका आंसर जो है वो मैप नहीं डाला है, सो दैट हम चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना आप मैप में देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, ओनली लोहित रिवर और सुबनसिरी जो है ना यही अरुणाचल प्रदेश से बहती है। बराक रिवर जो है ये आसाम और मणिपुर से बहती है। मतलब ये हमारा अगर आसाम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है ना, तो ये मणिपुर से होके ऐसे आसाम से होके ऐसे नीचे से चली जाती है। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन है आज मैप में देख लीजिए, क्योंकि हमने आज के रेगुलर वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रिवर रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी लगभग हर साल 1 ना 2 तो पूछते ही रहते हैं। सो ये रिवर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप एक बार आज मैप में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स
वेटलैंड एंड कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिवर के लिए क्वेश्चन आ गया है, तो वेटलैंड्स और उनका कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, ये क्या कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, हरिके वेटलैंड्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बियास और सतलुज रिवर पे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज केवलदेव घना नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो बनस और चंबल रिवर के यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज कोलेरू लेक, और ये कहाँ पे है, तो मूसी और कृष्णा के कॉन्फ्लुएंस पे, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हम इसका डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं जी। देखिए इसका सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज हरिके जो है ना, ये बियास और सतलज इसके कॉन्फ्लुएंस पे है। लेकिन जो केवल देव जो नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे कौन से कहा गया है, तो बनस और चंबल, लेकिन ये बनस और चंबल नहीं, ये देखिए ये गंभीर और बनगंगा, ये दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। और जो कोलेरू जो है, ये यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी पे है। और क्वेश्चन में कहा गया था कृष्णा और मूसी रिवर, ठीक है, कृष्णा और मूसी कहा गया था, लेकिन ये कृष्णा और गोदावरी पे है। याद रखिए, कोलेरू लेक, कृष्णा गोदावरी, केवलदेव नेशनल पार्क, गंभीर एंड बनगंगा, एंड लास्ट इज हरिके वेटलैंड, बनस और सतलज। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 27th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमारी फिलोसॉफी जो है, इंडियन फिलोसॉफी की जो सिक्स सिस्टम्स इसमें होते हैं, तो इसका पार्ट नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, और यहाँ पे नॉट है, इसको भी गौर कीजिए यहाँ पे नॉट पे। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है मीमांसा एंड वेदांता, नेक्स्ट इज न्याय एंड विशेषिका, नेक्स्ट इज लोकायत एंड कपलिका, एंड लास्ट इज संख्या एंड योगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इंडियन फिलोसॉफी है जी। देखिए फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड ऑप्शन है, लेकिन ये जो लोकायत और कपिला है जी, ये जो है ये इंडियन फिलोसॉफी का पार्ट नहीं है। सो देख लीजिए एक बार फिर से इंडियन फिलोसॉफी के कौन कौन से पार्ट है, संख्या, योगा, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता। जी हमने कल भी एक बार आपको बताया था कि 2014 में आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन पूछने का सिलसिला जो था आर्ट एंड कल्चर पे वे कम हो गया था। अब देखते हैं हमारा 28 क्वेश्चन जी। यहाँ पे हिल्स और इनके रीजन्स बताया गया और इनमें से कौन से करेक्टली मैच है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ज्योग्राफी रिलेटेड मैप जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं, और इसी वजह से हमने इंटरनेशनल और जो नेशनल मैप है उसके बारे में हमारे रेगुलर वीडियो में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए थे। सो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कार्डेमम हिल्स, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज कैमूर हिल्स, ये कोंकण में पाए जाते हैं। महादेव हिल्स ये सेंट्रल इंडिया, और मिकिर हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ऐसा ऑप्शन दिए गए। और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा है। देखिए इसका मिकिर हिल्स जो है ये आसाम में है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये बात सही है। महादेव हिल्स ये मध्य प्रदेश में है, मतलब सेंट्रल इंडिया, ये बात भी सही है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ये बात इनकरेक्ट है। देखिए अगर आपने इसको मतलब ये आपको 3 और 4 ये अगर आप जानते हैं तो बस एक ही ऑप्शन वही बचता है। ठीक है, अगर कोंकण कोस्ट ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। कैमूर तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, कैमूर जो है ना ये मध्य प्रदेश में है, ये भी विंध्य में है, विंध्य रेंज में, मध्य प्रदेश और बिहार में। और जो कार्डेमम हिल्स है ये केरला और तमिलनाडु में है। ठीक है, कोरोमंडल जो है ना वो तो साइड में है ना, लेकिन ये कार्डेमम ये यहाँ पे तमिलनाडु और केरला में। सो इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो ये बात इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो है ये बात सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस हमें 12 शेड्यूल जो है वो पता होनी चाहिए किससे रिलेटेड है। हमने रेगुलर इसके बारे में आपको बताया है, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ये जो सभी पार्ट है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 5 पार्ट है। इस पे यूपीएससी लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता रहता है, तो अच्छे से कवर कर लीजिए। और देखिए एंटी डिफेक्शन जो है प्रावधान, ये किसके बारे में, सेकेंड, 5th, 8 या फिर 10th शेड्यूल, तो ये एंटी डिफेक्शन है 10th शेड्यूल में। ऑलराइट, आप जानते होंगे इसके बारे में, ये है इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 30th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्वेशन करना है और साथ ही साथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी अच्छे से मतलब यहाँ पे होनी चाहिए। इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, मतलब ये दोनों एक जगह पे कहाँ पे हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर क्या है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में ना कुछ जो एरिया होता है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होने की वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन था टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, ये उस साल का बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन हो गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। देखिए ऑप्शन बताए गए हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, नेक्स्ट इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, एंड गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी।
तो इनमें से जो टर्की है ये आप जानते होंगे, हमने रेगुलर वीडियो जो है इसमें भी टर्की जो है वो बहुत ही बार कवर किया था। टर्की जो है ये है, यहाँ पे ब्लैक सी और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, तो इसका आंसर जो है वो है बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे ये जो एरिया आता है ये एशिया के अंदर आता है, या और ये जो छोटा सा एरिया ये यूरोप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में साउथ से नॉर्थ तक हमें ये जो सिटीज़ है इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए बैंकॉक, हनोई, जकार्ता एंड सिंगापुर। ठीक है, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये जो रीजन है ये पिछले साल भी, मतलब अभी पिछले एक साल में जो हमारा साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है इस वजह से कंटिन्यू अभी भी न्यूज़ में है। तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर क्या है, तो ये इसका आंसर है सी, दैट इज सबसे नीचे जकार्ता। ये देखिए ये इंडोनेशिया में है, यहाँ पे जकार्ता। ठीक है, सबसे नीचे हमें साउथ टू नॉर्थ जाना है। देन सिंगापुर, सिंगापुर देखिए यहाँ पे है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्या है, तो ये बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ पे, तो बैंकॉक थाईलैंड में है यहाँ पे। एंड लास्ट इज हनोई, हनोई है ये वियतनाम में। ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे हमने जो आइलैंड्स है इनके बारे में एक रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया था। जो साउथ चाइना सी के आइलैंड जो है ना वो भी एक बार देख लीजिए, साउथ से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से साउथ, ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द साइंटिफिक व्यू is that the increase in the global temperature should not exceed 2 डिग्री सेल्सियस above the प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबाउ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड। मतलब अगर 2% से कम रखना है ये तो हम कहते हैं, लेकिन अगर 3% से भी ज़्यादा बढ़ गया तो उस पर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं हमारी वर्ल्ड पे, ऐसा ये क्वेश्चन था। देखिए फर्स्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। ठीक है, मतलब जो हमारा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर जो है वो कार्बन सिंक बनने की बजाय कार्बन सोर्स बन जाएगा, ऐसा ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑक्यर्स, मतलब जो हमारे कोरल्स जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में मर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपीयर। ठीक है, एंड लास्ट इज कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे भी नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन है। देखिए जो है ना, कभी कभार ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, देखिए ये ऑल या फिर ये एनीवेयर, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी ये ग्लोबल वेटलैंड्स नहीं हो गई, ये बात भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये हम ऐसे गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर जो है ये कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बन जाएंगे। मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कंसिडर कीजिए कि हमारे जो पेड़ है ये कार्बन को यूज करने की बजाय कार्बन ज़्यादा इमिट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ऐसा ये होगा, ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और साथ ही साथ कोरल जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में मर जाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि कोरल्स को बढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अच्छा चाहिए होता है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ गया, तो हमने रिसेंटली क्वेश्चन भी देखे थे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे कंटिन्यूसली दो सालों से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव आ रहा है, तो बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ पे कोरल रीफ जो है वो मर रहे हैं। तो ये मतलब सेकंड जो है ये हमने फिक्स कर दिया कि सेकंड हमारा आंसर है। तो देखिए सेकंड आंसर है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, बाकी 3 बचते, और इनमें से हमने ये बता दिया कि ये ऐसे मतलब ऑल, ये कीवर्ड्स है कि एनीवेयर, ये नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर बचता है ए बी, दैट इज 1 and 2। ठीक है, बी इसका आंसर बचा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जी यहीं पे वही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 34th क्वेश्चन, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ये जो हमारा सत्यमेव जयते, ये हमारा मोटो जो है ये कहाँ से लिया गया है, ऐसा ये क्वेश्चन था। सो ऑप्शन दिए गए कथ उपनिषदा, नेक्स्ट इज चांदोग्य उपनिषदा, आफ्टर दैट ऐतरिया उपनिषदा, एंड लास्ट इज मुंडक उपनिषदा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने इंडिया ईयर बुक के स्टार्टिंग के कुछ फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडक उपनिषद इसमें से। ठीक है, सो इसका आंसर है डी, 34th क्वेश्चन, नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 35th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट्स प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में एक प्रावधान कर दिया गया है प्रमोशन करना, ये कहाँ पे किया है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो देखिए फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बेसिक क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन ए है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज डीपीएसपी, ऑप्शन सी इज फंडामेंटल ड्यूटी, एंड लास्ट इज 9th शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए प्रीएम्बल में आपको प्रीएम्बल हमने कहा था कि पूरा रटी लीजिए, तो प्रीएम्बल में ये कहीं पे भी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी
मतलब हम क्या कैसे इंटरनेशनल पीस रखेंगे ना, मतलब लोग जो है हमारे वो कैसे इंटरनेशनल पीस रखेंगे। मतलब 1 और 3 जो है ये हमने कैंसिल कर दिया। 9 शेड्यूल में जो है तो वो सभी लॉज है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको पता भी नहीं होगा तो ये बेसिक अगर आप जानते होगे तो इसका आंसर है बी, तो डीपीएसपी है, ठीक है। डीपीएसपी में ये 51st जो आर्टिकल है हमारा वो हमारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये हमारा ऐसा अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में कोई प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 51 जो है डीपीएसपी का, इसमें प्रमोट किया है इंटरनेशनल पीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 36 क्वेश्चन, विच आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, मतलब सॉइल रन ऑफ जो सॉइल जो चली जाती है इसको प्रिवेंशन करेगा ये। तो वाटरशेड ऐसे हम गेस कर सकते हैं कि ये प्रिवेंशन करेगा, मतलब ए ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विथ सीजनल रिवर्स, ठीक है। तो ये देखते हैं हम इसके बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है और इसी के साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है मतलब पानी, ग्राउंड वाटर का पानी इसको भी बढ़ाना है, रिचार्ज करना है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसको रीजनरेट करना, ऐसा ये फोर्थ स्टेटमेंट है। देखिए ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना, इसका और रिवर लिंकिंग का कोई भी रिलेशन नहीं था, ठीक है। मतलब ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये आप मतलब ये तब न्यूज़ में था उस समय, सो इस वजह से इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐड किया था। तो देखिए ये सेकंड अगर आपने कैंसिल कर दिया तो देखिए सेकंड यहाँ और यहाँ, मतलब 3 ऑप्शन डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाते हैं। सो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, वो है सी 1, 3 एंड 4 करेक्ट। तो देखिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल, एंड लास्ट इज रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपका कवर हो गया होगा। हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग करने में इनमें से कौन जो है कमीशन या फिर काउंसिल डिपार्टमेंट ये इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा ये एसोसिएट होते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा हुआ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनडीसी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आफ्टर दैट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्लानिंग कौन कौन करता है, तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंस रिलेटेड काम करता है, ठीक है, वो प्लानिंग का काम नहीं करता। सो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। देखिए कितने ऑप्शन डायरेक्टली चले गए, 3 ऑप्शन तो डायरेक्टली चले गए, ऑप्शन बचता है सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनडीसी जो है ये भी प्लानिंग का काम करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड लास्ट जो है पार्लियामेंट, ये तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट प्लानिंग का काम करता ही है। तो मतलब अगर हमने एक भी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दिया तो बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं यूपीएससी में कि ये क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट किए जा सके। यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करती है ना उसमें एक अक्सर ऐसा लॉजिकल लिंक जो है ना वो हमेशा छोड़ती है। देखिए फाइनेंस कमीशन जो होता है वो फाइनेंस का एलोकेशन का ही काम करता है, वो प्लानिंग के बारे में नहीं करता कोई काम। सो इस वजह से इसका जो आंसर है वो है सी, दैट इज 2 and 5 ओनली। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बताया गया पार्लियामेंट एंड एनडीसी आर द 2 बॉडीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लान इन इंडिया। 38th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट जो होते हैं इनके इनमें से कौन से फंक्शन है ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो गया, 1 मिनट, या ठीक है। तो देखिए कौन से फंक्शन है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, मतलब जो कैबिनेट मीटिंग जो होती है इनका एजेंडा बनाना ये कैबिनेट सेक्रेटरिएट का काम है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कम्युनिटीज, मतलब जो हमारी कैबिनेट कमिटी जो होती है इनको असिस्टेंस करना, ऐसा बी स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो एलोकेशन करना। जी हम ये तो बता सकते हैं ना कि ये एलोकेशन करने का काम जो होता है ये तो बजट में होता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा होता है, ठीक है। मतलब ये थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है। अब देखिए 3 चला गया तो 2 ऑप्शन हमारे चले गए, ए और सी, ये दोनों ही बचते हैं। तो अगर ये एजेंडा बनाएंगे, मतलब ए तो है एजेंडा बनाएंगे है ये जो सेक्रेटरिएट है वो, तो ऑब्वियस है ये कैबिनेट कमिटीज़ में भी असिस्टेंस तो करेंगे, मतलब ये ऐसा हम लॉजिकली सोच सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी। देखिए ये क्वेश्चन पूरा हटके था, मतलब ये आपको कहीं किसी बुक में तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, लेकिन आपके ये इस रिलेटेड बेसिक क्लियर होंगे तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और बाकी में अपना एक लॉजिकल गेस लगा के या फिर दोनों में तुक्का लगा के भी आप इसका आंसर ए और बी ये बता सकते हो, सी है इसका आंसर। सो देखिए इसमें भी वही बताया गया, 3 जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कंसोनेंस विद द
प्रायोरिटीज प्रेजेंटेड इन बजट। ठीक है, बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ये एलोकेशन का काम करता है, फाइनेंशियल एलोकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 39 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन इन विच, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से देखिए, ये पॉलिटी रिलेटेड एक मतलब हमें एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? फर्स्ट इज ऐसी गवर्नमेंट विच प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब जो लोगों की लिबर्टी पे, इंडिविजुअल लिबर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस डालती है फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। एंड नेक्स्ट इज ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है विच प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, मतलब ये स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस डालती है सो दैट जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो अच्छे से मतलब हमें लोगों को मिल सके, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। और इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट तो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये ऐसा काम तो नहीं करेगी। ठीक है, मतलब जो लोगों पे ही काम, मतलब लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस डालना, ये काम इसका नहीं है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी इसका ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो हमारे पास बचता बस यही है कि जो 2 है ये तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी अभी इंडिया में ऐसे ही है ना कि हमारे यहाँ पे स्टेट पे कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सो दैट हमारी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो अच्छे से इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो सके। सो इसका आंसर है 2, दैट इज बी ओनली। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 40th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो देखिए, गवर्नर ये जो इशू है ये इस साल भी कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। आप जानते हैं जयललिता जी की मौत के बाद ये गवर्नर जो पोस्ट है ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में था। तो देखिए, इस साल भी इस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो गवर्नर जो है वो इस बार अच्छे से कर लीजिए फिर से एक बार। तो ऑप्शन देखिए, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, मतलब प्रेसिडेंट रूल के बारे में अगर इम्पोज करना हो तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करना ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिजर्विंग द सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये कुछ बिल्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए वे बिल्स प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजना या रिजर्व रखना ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट बिजनेसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब रूल्स बनाना ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। तो देखिए, इसके बारे में आप जानते होंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर जो होता है ये सीएम जो होते हैं ये इनको रेकमेंड करते हैं नाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर रेकमेंड हो गया तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं ना बचती, मतलब सेकंड जो है ये फिक्स करेक्ट है, इसके बारे में हम बता दिया। तो देखिए, सेकंड 3 ऑप्शन में से डायरेक्टली कट हो गया, तो आंसर ही वही बचता है 1 and 3 ओनली। ठीक है, 1 and 3 जो है ये सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, ये और रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो 2 स्टेटमेंट है यही बचते हैं जो इसके डिस्क्रिशनरी पावर के तहत आते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन जी। आप चाहे तो इसके बारे में देख सकते हैं, ये है आर्टिकल 166(3) के अंडर ये जो प्रावधान है डिस्क्रिशनरी पावर ये बताए गए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। हमने जो रेगुलर वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे भी देखिए और उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पूछे उसके कमेंट्स में आंसर दीजिए और ये भी बताइए ये जो हमारा डे 2 है इस सीरीज़ का वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से हेल्पफुल हो रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।